जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या फिर पहली बार CDS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम CDS 2 2021 के अंदर 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से देखने को मिले थे। तो ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर के रहने वाले हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक नहीं किया है, तो कर दीजिए। ये ना हो कि कोई वीडियो आपकी मिस हो जाए और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। आप सभी लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनके आंसर पता है तो इसका मतलब आपने पार्ट 1 को ध्यान से सुना था, एक एक चीज को यहां पर अच्छे से कवर किया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो आपकी बुलक कार्ट रेसिंग है, ये एनिमल स्पोर्ट कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका साइक्लोन जावद आया था, यहां पर साइक्लोन का नाम कौन से देश ने सुजेस्ट किया है। माउंट सुमेरु आपको कहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो मिशन इंद्रधनुष है, ये टीकाकरण करता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, सही या फिर गलत। इसके अलावा जो आपका रमना काली टेम्पल है, कैपिटल सिटी में देखने को मिलता है कौन सी कंट्री की। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 2। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऑथर के बारे में सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर बुक आपकी कौन सी है? कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स एंड मोर। और इस बुक के ऑथर कौन है आपके? ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी जी आपके आर्ट हिस्टोरियन है। इस बुक की इंपॉर्टेंस का आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि जो आपके ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी जी हैं, इन्हें ऑलरेडी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न देखने को मिल सकता है। बुक का नाम है कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स एंड मोर। इसके अलावा इस क्विज के आंसर आपने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, यही आपसे आशा है। आगे हम यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। देखिए, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना, इन्होंने 3 कंट्रीज को यहां पर ग्रेजुएट कर दिया है। कौन सी 3 कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, लाओस, नेपाल। ये जो आपकी 3 कंट्रीज हैं, कौन सी कैटेगरी में पहले आती थी? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में। अभी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी? डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर 3 आपकी कंट्रीज हैं। एग्जाम के अंदर MCQ फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इजिली यहां पर क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनमें से कौन सी कंट्री को ग्रेजुएट नहीं किया है। ध्यान में रखना, बांग्लादेश, लाओस, नेपाल जो है अभी आपके डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहां पर कुछ आपका ट्रांजिशन पीरियड बीच में रहेगा। देखिए, चाहे कोई कंट्री आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है, चाहे डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आती है, दोनों के कुछ ना कुछ फायदे यहां पर रहते हैं। जैसे अगर आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में हैं, तो यहां पर क्लाइमेट फाइनेंसेस आपको मिलते हैं। जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए पैसा मिल जाता है। यानी यहां पर आपकी पैसे से मदद की जाती है, आपको काफी ज्यादा सहूलतें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा पर्क्स थे वो इन्हें मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी देश आपका डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है ना, तो यहां पर वर्ल्ड के अंदर उनका रुतबा बढ़ता है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। यहां पर इन कंट्रीज को अगर लोन चाहिए रहेगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई कंट्री आपका गरीब है तो उसे तो कोई बंदा लोन भी नहीं देता ना, क्या पता पैसा वापिस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहां पर जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
इन्हें लोन आसानी से मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदे भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो इन्हें एक्स्ट्रा पर्क्स पहले मिलते थे वो अभी मिलने बंद हो जाएंगे। ध्यान में रखना 3 कंट्रीज है आपकी, बांग्लादेश, लाओस, नेपाल। इनकी नई कैटेगरी कौन सी होगी? डेवलपिंग कंट्री की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है ना, ये व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन टैक्स लगाने वाली है। ग्रीन टैक्स आपका क्या है? इन्वायरमेंटल टैक्स है। आपके जो व्हीकल्स हैं इनकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है व्हीकल्स के ऊपर क्या लगाएगी? ग्रीन टैक्स लगाएगी। आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनका मानना है एक्चुअली कि अगर टैक्स लगाया जाता है ना तो यहाँ पर एक बिहेवियरल चेंज आता है लोगों के अंदर और वो समय रहते अपने व्हीकल्स को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है पुराने व्हीकल्स की वजह से। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो व्हीकल आपके 7 से 10 वर्ष पुराने हैं उनके ऊपर 4,000 रुपीज़ पर एनम का टैक्स लगने वाला है। जो व्हीकल आपके 10 से 12 ईयर्स पुराने हैं उनके ऊपर 5,000 रुपीज़ का टैक्स लगने वाला है। इसी प्रकार से जो व्हीकल आपके 12 वर्ष से भी पुराने हैं उनके ऊपर यहाँ पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष का टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा जो आपके नई व्हीकल्स हैं ना उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन टैक्स यहां पर आंध्र प्रदेश ने लगाने का फैसला किया है व्हीकल्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहां पर आंध्र प्रदेश ने ही इसके ऊपर चर्चा की है। इससे पहले जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने भी इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रीन टैक्स लोगों से वसूलेगी। जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं ना उनके ऊपर रोड टैक्स का 10 से 25% आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्हीकल का रोड टैक्स जो है 1 लाख रुपीस के अराउंड होता है, अगर केंद्र सरकार कल को 10% भी वसूलती है तो यहाँ पर 10,000 रुपये आपको ग्रीन टैक्स की फॉर्म में देने पड़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है ग्रीन टैक्स वसूलने वाली है व्हीकल्स के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्वदेश के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इसे आप यहाँ पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आपका आएगा। अभी प्रोजेक्ट स्वदेश आपका है क्या? प्रोजेक्ट स्वदेश के अंदर न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस आपका इकट्ठा किया जाएगा। देखिए जो आपकी ब्रेन की इमेजेस होती हैं, जो आपके MRI स्कैन होते हैं, उनके डाटाबेस को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि उनको स्टडी किया जा सके, उनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च की जा सके और जो आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें देश के अंदर इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट स्वदेश को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। स्टार मार्क कर लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रोजेक्ट स्वदेश को डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट स्वदेश आपका क्या है? यहां पर न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस बनाया जाएगा, यानी जो आपकी ब्रेन की इमेजेस हैं, जो आपके MRI स्कैन्स होते हैं, उनके डाटाबेस को यहां पर इकट्ठा किया जाएगा। किस वजह से? ताकि जो आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उन्हें इफेक्टिवली टैकल किया जा सके हमारे देश के अंदर। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके अलावा आपको मैं यहां पर इंफॉर्म कर देना चाहता हूं कि कल पार्ट 1 जो है देरी से आया था, जहां पर मैंने ऑफर की बात की थी, जिसकी वजह से काफी लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी 12 बजे के बाद में देखी थी। इसी वजह से उस ऑफर को यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके अंदर GS कोर्स पे आपको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। यानी GS कोर्स जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी पोर्शन के अंदर दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, अभी भी वक्त है
इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर किया जाता है। और अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो मॉक टेस्ट देने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने CDS की टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं हर्षवंती बिष्ट के बारे में। आपकी जो हर्षवंती जी हैं, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है। और यहाँ पर अभी हर्षवंती बिष्ट जो आपकी उत्तराखंड से है, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं पहले अहरबल फेस्टिवल के बारे में, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिला, जिसका उद्देश्य क्या था, टूरिज्म को प्रमोट करना। देखिए यहाँ पर आपका हिल स्टेशन है, आपका अहरबल वाटरफॉल है। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का कुलगाम रीजन है यहाँ पर पहुंचे, इस वाटरफॉल को देखें। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि पहला अहरबल फेस्टिवल कहां पर देखने को मिला, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अहरबल वाटरफॉल आपको कहां पर देखने को मिलता है। ये देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। कल हमने बात की थी वर्ल्ड सॉइल डे की। अगर आपको ध्यान में है कि वर्ल्ड सॉइल डे आपका कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए। अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता, एकजुटता। यहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 नवंबर को। यहाँ पर जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनकी आपस में पीसफुल सेटलमेंट हो सके, उसे यहाँ पर प्रमोट करना उद्देश्य है आपके इस डे का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल ऑब्जर्व किया जाता है 29 नवंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। यानी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो इसी बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज जो है करने वाली है। अभी देखिए, अगर ये बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी इंडियन है, भारतीय है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है। इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। आपका जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है न्यू दिल्ली के अंदर, उसकी ऑब्जर्वेटरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में, उसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को। और यहाँ पर इस फ्यूल के जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, मोस्टली ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं और उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। अभी ये जो आपकी फ्यूल टेक्नोलॉजी है, ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नेट ज़ीरो एमिशंस की बात की थी। उसके चलते हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने एक बढ़िया स्टेप यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिली है इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को। अभी जो आपका फ्यूल होता है ना, किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सभी को पता है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्यूल को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एयरक्राफ्ट को जो भी बंदा उड़ाएगा, उसकी सेफ्टी को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार आपके एयरक्राफ्ट मुश्किल टेरेन के अंदर उड़ते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर मायने रखती है। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट करना पहले काफ़ी ज़रूरी था। इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था भारत के AN-32 एयरक्राफ्ट के द्वारा। और यहाँ पर सबसे पहली बार AN-32 एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स के अंदर
आपको बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखने को मिला था। और यहाँ पर जो आपका AN-32 एयरक्राफ्ट है, इसने उड़ान भरी थी हमारे लेह के एयरपोर्ट से। आप देख सकते हैं कि जो लेह का एयरपोर्ट है वहाँ की टेरेन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है एयरक्राफ्ट्स के उड़ने के लिए। तो यहाँ पर इतने मुश्किल टेरेन के अंदर ही टेस्ट करने के बाद इस फ्यूल टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई किया गया है। ध्यान में रखना, लेह का एयरपोर्ट कौन सा है? कुशोक बकुल रिम्फोच एयरपोर्ट। और यहाँ पर आपका जो AN-32 एयरक्राफ्ट है, इसके माध्यम से सबसे पहली बार टेस्टिंग की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और जो आपकी इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी है, इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका टाइटल है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, आपके नीति आयोग का कहना है कि कोविड के चलते आपके जो पेंडिंग केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टाइम के ऊपर लोगों को यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला है, और मोस्टली केसेस के अंदर गवर्नमेंट इंक्लूडेड रहती है, इन्वॉल्व रहती है, जिसके चलते गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर खर्च होता है केसेस के ऊपर। तो नीति आयोग का यहाँ पर कहना है कि एक तो पेंडिंग केसेस कम किए जाएं, यानी कि यहाँ पर जस्टिस जो है भारत के अंदर जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। इसके चलते ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमें इम्प्रूव करना होगा कि ऑनलाइन ही सारे डिस्प्यूट जो है आपके रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाए। इसके चलते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भारत में डेवलप करना होगा। यहाँ पर इसके लिए और जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो लेने होंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपकी जो रिपोर्ट है इसे रिलीज किसने किया है? इसे रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में। आपकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी का गठन किया था ताकि EWS कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिलती है उसके क्राइटेरिया को यहाँ पर रिव्यू किया जा सके। आप सभी को पता है जो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है उसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है इनकम की, दूसरी कंडीशन है एसेट्स की। हालांकि यहाँ पर जो आपकी रिव्यू कमेटी है, इन्होंने इनकम वाला क्राइटेरिया इंटैक्ट रखने की रिकमेंडेशन दी थी, और यहाँ पर जो एसेट्स हैं वो क्राइटेरिया रिमूव होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इस कमेटी ने कहा था। हालांकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है, ये जो EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलती है, इसकी जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, इसे हेड किसने किया था? इसे हेड किया था अजय भूषण पांडे जी ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ पार्ट 3 के साथ। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। आपने साइंस का पोर्शन कवर नहीं किया, पॉलिटी कवर नहीं किया, ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आई, इको आपको समझ में नहीं आई, तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, वहाँ पर GS का कोर्स आपको मिलेगा। और अगर आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट दीजिए, GS के मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।